ओके स्टूडेंट, देखो 9th क्लास में ही हम बात कर रहे थे कि हाउ एटम्स एग्जिस्ट। तो हम बात करें कि किसी भी एलिमेंट्स का एटम्स है, यानी एटम्स ऑफ एलिमेंट वो क्या करता है, एग्जिस्ट इन टू फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है। तो एक तो हमने इसकी फॉर्म की बात की थी कि एटम एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल, और सेकेंड वन इट एग्जिस्ट इन फॉर्म ऑफ आयंस। तो पिछले वीडियो में हमने कि कैसे एटम्स मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसको हमने डिस्कस कर लिया। आज बात करते हैं देखो हम एटम्स के आयंस की फॉर्म में कैसे एग्जिस्ट करता है। तो अगर हम देखो बात करें आयंस की, तो आयंस क्या होता है, कोई भी चार्ज स्पेसेस, यानी कोई भी चार्ज स्पीसीज है उसके लिए आयन वर्ड यूज करेंगे। ये स्पीसीज कैसी हो सकती है, मोनो एटॉमिक भी हो सकती है या डाया एटॉमिक भी हो सकती है, जैसे हमने एटोमिसिटी को स्टडी किया था, या हम ये कहें कि पॉली एटॉमिक आयन भी हो सकता है। यानी कोई भी जो चार्ज स्पीसीज होगी, चार्ज का मीनिंग है देखो, अगर चार्ज स्पीसीज की बात करें तो हमें टू फॉर्म में मिलता है। एक चार्ज स्पीसीज के लिए वर्ड यूज करते हैं हम कैटायन, एक हम चार्ज स्पीसीज के लिए वर्ड यूज करते हैं एनायन। यानी कोई भी एटम्स है वो या तो मॉलिक्यूल की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जो एलिमेंट का मॉलिक्यूल हो सकता है या कंपाउंड का, या वो एटम आयन की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है। नेचर में आयन क्या होता है, कोई भी चार्ज स्पीसीज होती है, ये किसी एक एटम पे चार्ज हो सकता है, दो एटम इकट्ठे उन पे चार्ज हो सकता है, या कोई भी पॉली एटॉमिक्स। अब इस केस में अगर हम बात करें कैटायन की, कैटायन क्या होता है, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज। कैटायन किसको कहेंगे, पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो। जैसे हम यहाँ एग्जाम्पल लें, हमने लिख दिया यहाँ हाइड्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज, हम यहाँ लिख दें सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हम यहाँ लिख दें Ca के ऊपर +2 ना, कितना चार्ज हो सकता है, या हम ये भी लिख सकते हैं देखो NH4 और पूरे के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। तो जिसकी स्पीसीज के ऊपर वो एक एटम का भी हो सकता है और एक से ज्यादा का भी हो सकता है, उसको हम क्या बोलेंगे, कैटायन। अगर उस पे पॉजिटिव चार्ज है, उसके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ एक चीज याद रखेंगे, अगर किसी के ऊपर नेगेटिवली चार्ज है तो उसको एनायन बोलेंगे। यानी हम ये कहें कि नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीसीज, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा उसको क्या बोलेंगे हम, एनायन। यानी एनायन किसको कहेंगे, जिसपे नेगेटिव चार्ज है, माइनस का साइन नजर आए आपको। और अगर हम नेगेटिवली चार्ज की बात करें तो यहाँ हमारे क्या हो जाएंगे, देखो F के ऊपर नेगेटिव चार्ज फ्लोराइड, O के ऊपर -2 चार्ज ऑक्साइड, या हम ये कहें कि आपका यहाँ OH नेगेटिव, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन दोनों इकट्ठे हैं तो डायटोमिक भी हो सकता है, या हम ये कहें देखो Cr2O7, ये पूरा एक मॉलिक्यूलर, इसके ऊपर -2 चार्ज, यानी इस पूरे के ऊपर Cr2O7 पे क्या है, -2 चार्ज। तो जिस भी स्पीसीज के ऊपर, चाहे वो एक एटम का बना है, दो का बना है या दो से ज्यादा, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो क्या वर्ड यूज करेंगे, एनायन, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कैटायन। यहां अपना जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हम ये कहते हैं कि अगर आपने कैटायन को डिफाइन करना है तो कैटायन कौन होंगे, ऑल मेटल्स फॉर्म कैटायन, कि सारे के सारे मेटल्स क्या बनाते हैं, कैटायन बनाते हैं। लेकिन यहां जो याद रखने वाली बात है वो कौन सी है, एक्सेप्ट H पॉजिटिव, NH4 या H3O पॉजिटिव बोले। ये जो तीन है आपके, ये नॉन मेटालिक एटम से बने हुए कैटायन है।
देखो एलिमेंट्स को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। जितने भी हमारे पास नॉन एलिमेंट्स हैं, जनरल मेटल को स्टडी किया तो हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक हम बोलते हैं मेटल्स, एक हमने स्टडी किया नॉन मेटल्स, और एक क्या था आपने, मेटलॉइड्स। तो हमें याद रखना है थोड़ा सा मेटल नॉन मेटल्स कौन कौन से देखना हो तो अपना फर्स्ट यूनिट वाला वीडियो आपने रिव्यू करके देख लेना है। तो हम ये देखते हैं कि सारे के सारे मेटल्स हैं वो कैटाइन बनाते हैं, यानी सारे कैटाइन मेटलिक एलिमेंट्स के बने होते हैं। लेकिन यहां हम देखें कि H पॉजिटिव या NH4 पॉजिटिव या H3O हाइड्रोनियम आयन, ये अकेले एक्सेप्शनली ऐसे कैटाइन हैं दैट आर मेड अप ऑफ नॉन मेटल्स, यानी कैटाइन मेड अप ऑफ एटम्स ऑफ नॉन मेटल। नॉन मेटल्स के एटम से बने हुए कैटाइंस होंगे। और यही अगर हम बात करें देखो नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज की, तो हम नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज के लिए ये कह सकते हैं कि सारे के सारे जो नॉन मेटल्स हैं वो नॉन मेटल्स क्या बनाते हैं, एनाइन बनाते हैं। लेकिन कुछ एक्सेप्शनली मेटल भी आ जाते हैं एनाइन की फॉर्म में। देखो एक तो यहीं पे आ गया Cr2O7 में अपना क्रोमियम क्या है, एक मेटल, क्रोमियम क्या है, एक मेटल। तो इस फॉर्म में कुछ हमने याद रखने हैं जो मेटेलिक भी हैं और नॉन मेटल के साथ मिलके आ जाते हैं। जैसे हम ये कहें कि इसके अलावा एक्सेप्शनली कौन से हो जाएंगे, हम देखें MnO4 नेगेटिव, या हम ये कहें कि MnO4-2, या इसी के अलावा हम बात करें कि कौन से, यहां जो याद रखने वाली बात है अपनी गोल्ड, कॉपर और बिस्मिथ -3, ये 3 ऐसे नॉन मेटल्स हैं, यानी सॉरी ये ऐसे 3 मेटेलिक फॉर्म है जो हमें एनाइन की फॉर्म में मिलते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है, जो एक्सेप्शनली क्वेश्चन है जो आपके एनटीएससी से रिलेटेड है। तो आपने ये नोट करके रखना है। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें कि एटम्स है आयंस की फॉर्म में एग्जिस्ट कर सकता है, और इसी आयंस को भी हम मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक या पॉली एटॉमिक्स बोल सकते हैं, जिसमें एक ही एटम से एग्जिस्ट कर रहा है, वेदर इट कैटाइन और एनाइन। जैसे पॉजिटिवली चार्ज है चाहे आपका कोई भी नेगेटिवली चार्ज, अगर वो एक ही एटम से बना है तो हम कहेंगे मोनो एटॉमिक आयन है। और अगर वो 2 एटम से बना है, जैसे हाइड्रोक्साइड है आपका, तो उसको क्या बोलेंगे हम, डाया एटॉमिक्स। क्या वर्ड यूज करेंगे, डाया एटॉमिक। जैसे OCl नेगेटिव यूज कर ले। या अगर हम बात करें देखो पॉली एटॉमिक की, तो पॉली एटॉमिक में आपका अमोनियम आयन हो गया है, डाइक्रोमेट आयन हो गया है, परमैग्नेट आयन हो गया है, मैग्नेट आयन हो गया है, या क्रोमेट आयन, ये सारे कैसे हैं, पॉली एटॉमिक। या हम बात करें कि सल्फेट आयन हो गया है जिसमें 5 एटम से बना है। तो एक से ज्यादा एटम से बना आयन है तो पॉली एटॉमिक आयन, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल है तो पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। अब देखो हमने एटम्स को रिप्रेजेंट करना या किस फॉर्म में एग्जिस्ट करना है ये सीख लिया है। अब मेनली अगर हम बात करें न्यूट्रल जो फ्रीली एग्जिस्ट कर रहा है, देखो कैटाइन आयन तो रिएक्टिव स्पीसीज होते हैं जो हमें कंपाउंड फॉर्मेशंस में हेल्प करती है कि आपस में कैटाइन एनाइन मिलके कंपाउंड फॉर्मेशन करते हैं, है ना। इसको आगे डिटेल से पढ़ेंगे हम। उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम कि हम जैसे एटॉमिक मास कैलकुलेट करना सीखते हैं, ऐसे मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड आउट करोगे। या ये कहो कि मॉलिक्यूलर मास क्या होता है। जैसे हमने पढ़ा कि एटॉमिक मास क्या है, कि मास ऑफ एटम्स इक्वल टू 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स के कितने के बराबर है, वो क्या होगा, उस एटम्स का मास।
ऐसे अगर हमने एक्सप्लेन करना है मोलिकुलर मास को, तो मोलिकुलर मास को कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि वो मोलिक्यूल्स कितने नंबर ऑफ टाइम्स 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप से हैवियर है, वही कितने टाइम हैवियर है, वही क्या होगा उस मोलिक्यूल्स का मोलिकुलर मास। तो इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं मोलिकुलर मास को? देखो मोलिकुलर मास क्या होगा कि जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है वो कितने नंबर ऑफ टाइम्स मोलिक्यूल्स इस सब्सटेंस का हैवियर है। तो हम क्या कहेंगे कि मोलिकुलर मास क्या है? मास ऑफ सब्सटेंस नंबर ऑफ टाइम्स, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हैवियर है, यानी नंबर ऑफ टाइम्स मॉलिक्यूल्स का मास कितना हैवियर से, यानी नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस heavier than 1/12 of carbon 12 isotopes of an atom। देखो कार्बन के 12 के 1/12 से कितने टाइम्स नंबर ऑफ टाइम्स हैवियर है, वही मास ऑफ सब्सटेंस क्या होगा मोलिकुलर मास, कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स द मोलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस हैवियर देन, यानी कितने नंबर ऑफ टाइम्स मोलिक्यूल्स ऑफ दैट सब्सटेंस, कितने नंबर ऑफ टाइम्स हम ये कहें नंबर ऑफ टाइम्स द मोलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस हैवियर देन 1/12 ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप्स, उसी को क्या बोलेंगे हम मोलिकुलर मास। अब अपने माइंड में क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द मोलिकुलर मास, कि कैलकुलेट कैसे करें? तो देखो किसी मॉलिक्यूल्स को लिखें, जैसे हाइड्रोजन लिख दिया या वाटर लिख दिया, या हम ये कहें कि हमने सोडियम क्लोराइड को लिख दिया, हम इसके मॉलिक्यूल का मोलिकुलर मास कैसे कैलकुलेट करें? तो जैसे हमें पता है कि मॉलिकुलर मास कितने टाइम 1/12 ऑफ कार्बन 12 से हैवियर है, यानी कितने नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस हैवियर है, यानी यहां हम ये कहें कि नंबर ऑफ टाइम्स द मॉलिक्यूल heavier than 1/12 of an atom of carbon 12। तो ये अपना क्या हो जाएगा मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। इसी को हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं? एक्सप्रेस्ड इन यूनिट, या इसी के लिए वर्ड यूज करते हैं हम AMU में राइट करते हैं। और यही हम ये कहें कि इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे? तो कैलकुलेट कैसे करेंगे कि एक मॉलिक्यूल में जितने एटम्स हैं उन सब एटम के मास को ऐड करना है, यानी कैसे कैलकुलेट करेंगे हम? बाय एडिंग एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल्स। जिस मॉलिक्यूल्स का मास निकाल रहे हो उसमें हमने हर एटम के मास को ऐड अप करना है। जैसे हमें पता है, देखो कुछ इंपॉर्टेंट हमने राइट किए थे अपने, हाइड्रोजन के 2 एटम्स आपके पास है और हाइड्रोजन का मास कितना है 1, तो टोटल सम अप अपने पास क्या आ गया 2 यूनिट। ऐसे अगर लिखें तो अपने पास 2 हाइड्रोजन है, एक का मास 1 है, फिर अपने पास एक ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन का मास कितना है 16। तो इनको अगर सम अप करके लिखें तो अपने पास मॉलिकुलर मास ऑफ वाटर कितना आ गया है 18 यूनिट। ऐसे अगर सोडियम क्लोराइड का निकालना है
तो सोडियम का एक एटम है हमारे पास और एक सोडियम का मास कितना है 23 यूनिट। फिर हम प्लस करेंगे, क्लोरीन का एटम एक है और क्लोरीन का मास कितना है, एवरेज यूज करते हैं क्योंकि दो आइसोटॉप्स मिलते हैं 35.5 और दोनों को अगर सम अप करके लिखें तो अपने पास कितना आ गया 58.5 यूनिट। या तो स्मॉल यू यूनिट वर्ड यूज करें या फिर क्या यूज करेंगे हम AMU। तो ये कैसे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, मोलिकुलर मास ऑफ दैट सब्सटेंस। अब इसी केस में आपने याद रखना है कि हम फॉर्मूला मास पूछ लेते है ना, तो कंफ्यूज नहीं होना है। आपसे कहें कि फॉर्मूला मास निकालो, अब देखो फर्स्ट आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला क्या होता है आपका, रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड इन सिंबॉलिक फॉर्म। अगर किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं हम सिंबॉलिक फॉर्म में तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मूला। तो किसी कंपाउंड के मॉलिक्यूल से हम उसका फॉर्मूला मास भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो फॉर्मूला मास कैसे करेंगे कि किसी भी आयनिक कंपाउंड की बात करें तो हम उस कंपाउंड में फॉर्मूले में कितने एटम है, सब एटम का मास क्या करेंगे, सम अप कर देंगे। जैसे हम ये कहें कि हमने यहाँ एग्जाम्पल ले लिया अभी सोडियम क्लोराइड, जिसमें आपको कैटायन एनायन एक आयनिक कंपाउंड है, बाकी आपको कोई भी कंपाउंड दे रखा हो, हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि मास ऑफ किसी भी कंपाउंड का ऑब्टेन करेंगे बाय एडिंग एटॉमिक मास ऑफ ईच एटम। यानी फॉर्मूला मास हमारा क्या हो जाएगा, अभी अगर आप ये कहें कि फॉर्मूला मास क्या है तो फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा आपका, मास ऑब्टेन बाय एडिंग mass of each atom present in one formula unit of a compound। किसी कंपाउंड की एक फॉर्मूला यूनिट में, वन फॉर्मूला यूनिट में जितने भी एटम है उनके हर एटम के मास का जोड़ क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास, है ना। सिर्फ हम किसी एलिमेंट या किसी की बात करें तो सिंपल मॉलिक्यूलर मास और किसी कंपाउंड की बात करेंगे तो उस पे फॉर्मूले से रिप्रेजेंट करते हैं और एक यूनिट फॉर्मूले का कितना मास है वही क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला मास। देखो इसका अगर एग्जांपल लेके देखें तो हमने ये इसका फॉर्मूला मास अगर फॉर्मूला रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो किसी कंपाउंड का तो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला मास यूनिट हो जाएगा। जैसे हमने एग्जांपल ले लिया अभी कि कैल्शियम ऑक्साइड अपने पास एक कंपाउंड है, कौन सा कंपाउंड है, कैल्शियम ऑक्साइड। ये तो नेम ऑफ कंपाउंड हो गया और ये इसका क्या हो गया है, फॉर्मूला। और फॉर्मूला एक यूनिट को रिप्रेजेंट करता है, यहाँ वन यूनिट फॉर्मूला के अंदर, यानी एक बार इसको सम अप करें तो कितना मास आएगा कि मास ऑफ कैल्शियम प्लस मास ऑफ ऑक्सीजन सम अप करना है आपने। कैल्शियम का कितना होता है 40, ऑक्सीजन का 60, तो टोटल सम अप करके कितना आ गया आपका 56 यूनिट। ऐसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपने फाइंड आउट करना है फॉर्मूला मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। किसका फाइंड आउट करना है, सल्फ्यूरिक एसिड का फाइंड आउट करना है। तो भी आप इजीली कर सकते हो कि इस फॉर्मूला यूनिट के अंदर दो आपके हाइड्रोजन है, एक का मास 1 है, एक आपका सल्फर है जिसका मास 32 है, आपके पास 4 ऑक्सीजन है, एक का मास 16 है। आपने देखो हाइड्रोजन के लिए निकाल लिया, सल्फर के लिए और ऑक्सीजन, 4 एटम है, एक का मास 16 है, एक एटम था और मास कितना है 32, एक यहाँ 2 हाइड्रोजन है, एक का मास कितना है 1। तो इसको अगर सम अप करके लिखे हम तो अपने पास ये कितना आ गया 98 यूनिट। और आप ये भी लिख सकते हो यू।
अगर किसी कंपाउंड के एक फॉर्मूला यूनिट का मास कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, वो फॉर्मूला मास। तो आपका मॉलिक्यूलर मास फॉर्मूला मास सेम है। अगर किसी कंपाउंड का निकाले हो तो फॉर्मूला मास, और किसी एलिमेंट का भी हो सकता है, जैसे H2 का निकालें, P4 का निकालें, तो सिंपल मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हो आप। एक यहाँ जो याद रखने वाली बात है, समझने वाली बात है, जहां गलती हो सकती है लेकिन आपने नहीं करनी है, वो क्या बोलते हैं हमसे कि ग्राम फॉर्मूला मास निकालो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालो। तो ये आपने अच्छे से समझना है। देखो, एक हमसे बोलते हैं ग्राम फॉर्मूला मास, क्या बोलते हैं, ग्राम फॉर्मूला मास। ग्राम फॉर्मूला मास क्या हो जाएगा कि मास ऑफ ए या फॉर्मूला मास ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम, क्या हो जाएगा, फॉर्मूला मास ऑफ ए कंपाउंड एक्सप्रेस इन ग्राम। क्या बोलोगे आप, अगर जो भी आपने फॉर्मूला मास निकाला है ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जैसे अभी आपने कैलकुलेट किया कि सल्फ्यूरिक एसिड का 98 है, क्या है ये, फॉर्मूला मास है, और इसको ग्राम फॉर्मूला मास लिखना है आपने सल्फ्यूरिक एसिड का है। तो यहाँ आपका 98 यूनिट था, तो ग्राम फॉर्मूला मास लिखोगे तो क्या हो जाएगा, 98 ग्राम। ऐसे ही आपने देखो यहाँ निकाला कैल्शियम ऑक्साइड का फॉर्मूला मास 56, और यहाँ अगर ग्राम फॉर्मूला मास लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा, 56 ग्राम। यानी अगर फॉर्मूला मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो क्या हो जाएगा, ग्राम फॉर्मूला मास। सेम हमसे कहते हैं ग्राम मॉलिक्यूलर मास निकालो, तो वो भी सेम हो जाएगा कि मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम, क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास एक्सप्रेस इन ग्राम। अगर ग्राम में लिखेंगे तो हमसे क्या कहेगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ ए मॉलिक्यूल एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। जैसे अभी हमने निकाला मॉलिक्यूलर मास, और हम ये कहें कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। देखो, अपने पास मॉलिक्यूल है अभी वाटर, अपने पास मॉलिक्यूल है यहाँ CO2, अपने पास यहाँ लेट मॉलिक्यूल है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो अगर हम यहाँ मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का सम अप करके 18 यूनिट, और इसी यूनिट को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट कर दें तो क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। अगर कार्बन डाइऑक्साइड का कैलकुलेट करें, देखो हम 12 और 32, तो यहाँ अपना कितना आ गया है, डायरेक्ट लिख लें, देखो 44 यूनिट। और इसी मॉलिक्यूलर मास को अगर ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तो ये क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ऐसे देखो, NaOH का निकाले तो सोडियम का तो कितना है 23, ऑक्सीजन का 60, नाइट्रोजन का 1, तो टोटल कितना हो गया अपना 40। तो अगर मॉलिक्यूलर मास है तो लिखेंगे 40 यूनिट, और अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास है तो क्या लिखेंगे 40 ग्राम। तो थोड़ा सा डिफरेंस है सिर्फ किसका, यूनिट का ना। कैसे अपने हमने पीछे वीडियो में सीखा था। इसी केस में अगर हमने यहाँ थोड़ा सा चेंज आता है, यहाँ हमसे पूछ लेते हैं ग्राम फॉर्मूला मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास है, तो हमसे पूछ लें कि ग्राम फॉर्मूला यूनिट क्या है, या ये कहें कि ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये 1 ग्राम अगर यहां लिख दिया आपका तो किसके बराबर होगा, ये मास ऑफ
मॉलिक्यूल इन ग्राम। अब इस केस में ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो ये फॉर्मूला और मॉलिक्यूल अपना सेम है। यहां हम ये देखें कि आपने मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट किया है, तो 1 ग्राम फॉर्मूला या 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास कैसे कैलकुलेट करेंगे आप? अगर पहले से आपको यूनिट मेंशन कर रखी है, जैसे यहां अगर वाटर की बात करें तो हम ये कहें यहां 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ वाटर। अब 1 ग्राम मॉलिक्यूल यहां मेंशन कर दिया, दैट मीन्स किसके बराबर है? 18 ग्राम के बराबर है। अगर हमें ये कहे कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल ऑफ CO2 है, इसका मतलब ये किसके बराबर है? 44 ग्राम के बराबर 1 ग्राम मॉलिक्यूल या 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट। इसी को ये बोल सकते हैं ना 1 फॉर्मूला यूनिट। फॉर्मूला का मतलब उस मॉलिक्यूल को। ये कहें कि 1 ग्राम वाटर, तो इसका मतलब तो क्या हुआ आपका कि 1 ग्राम है। लेकिन आपसे ये कहे कि 1 ग्राम मॉलिक्यूल वाटर है, इसका मतलब क्या हुआ? अभी आपके पास 18 ग्राम। तो आपने इन दोनों को मिक्सअप नहीं करना है। ये यूनिट आपकी रिप्रेजेंट कर रही है एक फॉर्मूला यूनिट और मॉलिक्यूलर मास को। अगर 1 ग्राम फॉर्मूला यूनिट या 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास आपको रिप्रेजेंट कर रखा है। ओके स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट स्टडी करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।